हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम भारत के भौगोलिक स्थिति पे बात करने वाले हैं। और आपने पिछले दो वीडियो में आपने भारत का मानचित्र बनाना सीखा था और एक वीडियो में आपने भारत के राज्य, उनकी राजधानी और उन राज्यों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं को प्रदर्शित करने के लिए आपने सीखा था, जो बहुत ही आसान है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि प्लेलिस्ट में जाके देखिए और फायदा हासिल कीजिए। साथ आप जान ही रहे हैं कि मैंने हिंदी व्याकरण के करीब करीब सारे अध्याय को कवर कर लिया है, जो आपको हर परीक्षा में निश्चित रूप से कारगर साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा भारत है। हम आगे बढ़ते हैं बिना लाग लपेट के, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में हम क्लियर कर पाए। ये मेरे लिए भी परेशानी की बात है कि हम चाहते हैं जितना जल्दी से जल्दी मेरा हर सब्जेक्ट कवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में सीख लिया कि भारत का नक्शा कैसे बनाना है। ये भारत है, इसको तो समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारा भारत है। विश्व में मेरे ख्याल से एकमात्र देश भारत है जो इतना सुंदर दिखता है। ठीक है, ये हर तरह से हर गुण संपन्न है भौगोलिक दृष्टिकोण से। ठीक है, यहाँ हम भौगोलिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों उतना फायदा और लोगों तक पहुंचे। क्योंकि आप जितना कमेंट करेंगे मुझे उतनी खुशी मिलेगी और उनसे हमें यह पता चलेगा कि मेरा वीडियो आप पर कितना प्रभाव जमा है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान से आसान भाषा में, जैसे मैंने हिंदी व्याकरण को समझाने का प्रयास किया था, ठीक उसी तरह हम ज्योग्राफी यानी भूगोल को समझाने का प्रयास करें। मैंने भूगोल को दो भागों में बांटा, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में शुरुआत है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं, ऊपर आप हेडिंग देख ही रहे हैं, भारत का भौगोलिक परिचय। स्पष्ट है, भौगोलिक मतलब जो वर्तमान स्थिति है, भारत जहां पर स्थित है उसके बारे में हमें जानना है। तो आगे बढ़ने से पहले इसमें हमें पहला यह सीखने का प्रयास करना है कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, ये हमें जानना है। भारत का नाम। अब देखिए, हम जानने का प्रयास करते हैं कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। तो एक चीज देखिए, बहुत आसान है समझना। इनका एक नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आर्यावर्त क्यों कहा जाता है? हम जानते हैं कि भारत की प्राचीन सभ्यता या फिर सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बाद आर्य सभ्यता आया। तो आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसे आर्यावर्त कहा गया है। क्लियर? आर्यावर्त कहा गया है। उसके बाद इसका एक नाम है भारत। भारत क्यों पड़ा इसका नाम? कि आर्यों का सबसे प्रतापी राजा भरत हुआ था। ठीक है, भरत हुआ था और उस भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ। क्लियर है दोनों नाम? अब आइए आगे बढ़ते हैं। इनका एक और नाम है और वो क्या नाम है? इंडिया। इंडिया क्या है? एक चीज जानते हैं कि आर्य जो है, कि जो आर्य सभ्यता की स्थापना कर रहे थे तो उन्होंने सिंधु नदी के किनारे सभ्यता की स्थापना की थी। या फिर कहें उनसे पहले जो हमारे जो है कि अनार्य सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, वो सिंधु नदी के किनारे जो है कि अपनी सभ्यता को स्थापित किए थे। उसके बाद आर्य है। तो उस समय की प्रमुख नदी जो है क्या थी? सिंधु थी। तो सिंधु नदी के नाम पे इसे इंडिया कहा गया है। ठीक है, अब इंडिया किसने कहा ये जानते हैं। ईरानी जो है सिंधु नदी को जो है कि इंडस नदी के नाम से जानते थे। ईरानी सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से जानते थे। ठीक है ना? तो इंडस को उसका भ्रंश कर दीजिए, वो इंडिया हो गया। यहां पे इस देश को
इंडिया कहा गया। उसके बाद एक और नाम आता है कि हिंदुस्तान। एक और क्या नाम आता है दोस्तों? हिंदुस्तान। क्लियर? हिंदुस्तान इसे कहा कि अरबी जो लोग थे, हम जानते हैं कि अरब ने भी यहाँ पे अपना संबंध स्थापित किया था पुराने समय में, वो कभी हम इतिहास पे बात करेंगे। अरबी लोग जो थे वो सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से जानते थे। क्योंकि हर भाषा की अपनी अपनी एक समस्या है कि जिस रूप में या जिस तरह हम कोई शब्द बोलते हैं वो जरूरी नहीं कि जो दूसरे भाषी लोग हैं वो उसी तरह बोल पाए। तो सिंधु नदी को वे हिंदू नदी के नाम से जानते थे, तो हिंदू नदी के नाम पर इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। क्लियर है? ये समझिए आपने कि भारत का ये प्रमुख नाम है। अब ये जानते हैं, थोड़ा सा पॉलिटी की भी बात कर लेते हैं। हमारे संविधान में भारत को 2 नामों से जाना जाता है। हमारे देश में या हमारे संविधान में भारत को कितने नामों से जाना जाता है? 2 नाम से। ये भारत और दूसरा इंडिया। क्लियर है? भारत और दूसरा इंडिया, 2 ही नाम है हमारे संविधान में। चलो वो कभी पॉलिटिक्स में बात करेंगे। अब क्लियर हो गया? अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारत स्थित का इस पृथ्वी पर स्थित कहाँ है। तो जब आप ग्लोब देख रहे होंगे, भारत का जब नक्शा देख रहे होंगे, तो भारत जो है इसको ये करते हैं, ये देखिए ये भारत है। ये इनका जो दक्षिणी नोक है ना, ये दक्षिणी नोक, ये 8 डिग्री और 4 मीटर पे स्थित है, ये दक्षिणी नोक। और उत्तरी नोक जो है कि 37 डिग्री और 6 मिनट की स्थिति में है। और इधर जो है ये वाला नोक 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट, ये अक्षांश और देशांतर की स्थिति है। यह समझे, हम बहुत ही आसानी से कोशिश कर रहे हैं कि आपको सामान्य परिचय जो भारत का है वो समझने में आ जाए। अब ये लिखते हैं कहां पे है? अवस्थिति। ठीक है दोस्तों, कहां पे है? पृथ्वी अक्षांश और देशांतर दोनों स्थिति से भारत की दूरी नापी जाती है, या किसी भी स्थान की दूरी अक्षांश को भी लेके नापते हैं, देशांतर को भी लेके नापते हैं। तो पृथ्वी पर जब हम आपको अध्ययन करते हैं तो एक चीज हम पाते हैं, वो क्या पाते हैं? देखिए कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी, ये क्या है? भूमध्य रेखा है। क्लियर है? और इसको आप कर्क रेखा आप कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये कर्क रेखा है, मतलब ये हो गया 0 डिग्री, नीचे जाइए और ऊपर जाइए, वो क्रमशः बढ़ता जाता है। ठीक है, 0 से नीचे भी जाइए, बढ़ता जाता है। ये दक्षिणी ध्रुव, ये क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध हो गया, यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध और यहाँ से ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो भारत जो है ना, और ये चलिए, और इस तरह जो हम बांटते हैं वो ये देशांतर हो गया। क्लियर? ये जो हम आप देख रहे हैं वो देशांतर है। तो एक उदाहरण के लिए हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री मान लीजिए देशांतर इसको, तो भारत मान लीजिए हमारा भारत इस तरह, एक उदाहरण से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये भारत है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इसको मिटाते हैं। ये मेरा भारत है। ठीक है, ये मान लीजिए भारत है। तो अब आपसे पूछा जाए कि भारत कहाँ पे स्थित है? अक्षांश की दृष्टि से भी बताना है और देशांतर की दृष्टि से भी बताना है। तो क्लियर है, ये अक्षांश है, अक्षांश रेखा है। तो हम यहां से देते हैं अक्षांश कहां पे, कितना डिग्री अक्षांश पे है, तो हम यहां से बढ़ेंगे ऊपर। ठीक है, तो उत्तर जाते हैं, अक्षांश से उत्तरी अक्षांश की ओर जाते हैं। ये नीचे है, नीचे दक्षिणी अक्षांश, ये भूमध्य रेखा हो गया, उससे नीचे दक्षिणी अक्षांश, उससे ऊपर उत्तरी अक्षांश। तो अक्षांश ये, अगर आप उत्तरी और दक्षिणी में कंफ्यूज हो रहे हैं तो याद रख लीजिए ऊपर उत्तर। ऐसे भी हम जब नक्शा बनाते हैं तो ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। क्लियर है? तो
आप इधर लिख दिए उत्तरी अक्षांश। क्लियर है? कितना डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट, है ना? 8 डिग्री 4, या हम 8 4 से कितना है दोस्तों? 37 6 मान लीजिए उत्तरी अक्षांश। अब हम देशांतर से मानते हैं। अब हम देशांतर से मानते हैं। देशांतर किधर है दोस्तों? ये जो है आधा में बांटिए, देशांतर आधा है। क्लियर? और चूंकि इधर इस तरह अगर हम बांटते हैं, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। क्लियर है? ये पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर, ये उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश। तो भारत आपको किधर दिख रहा है? पूरब की ओर दिख रहा है कि पश्चिम की ओर दिख रहा है? पूर्वी देशांतर की ओर दिख रहा है। तो देशांतर में किधर है दोस्तों? पूर्वी देशांतर में है। कहां पे है? कितना देशांतर पे स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट। क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। ये है अवस्थिति भारत की। क्लियर है? भारत कहां स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट। ये इसको आप पढ़िए, 8 4 से 37 6 उत्तरी अक्षांश, और 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। क्लियर है? ये समझ लेने के बाद अब एक चीज और समझते हैं। ये भारत का एक तरह से नोक है, चारों तरफ चौहद्दी है। कैसा है? चौहद्दी, मतलब चौकोर है। तो अब ये भारत की अवस्थिति हो गई। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारत की आकृति कैसी है। ये मैं एक तरह से आपकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की आकृति कैसी है? आप ये देखिए कि भारत चौकोर दिख रहा है, इस तरह का दिख रहा है ना? तो भारत की आकृति अगर पूछता है तो चतुष्कोणीय, मतलब चौकोर है भारत की आकृति। ज्योग्राफी में कभी कभी यह प्रश्न पूछता है कि भारत की आकृति कैसी है, तो क्लियर है कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय या चौकोर है। क्लियर है? ये हो गया। अब हम एक चीज और समझते हैं। अब ये समझते हैं कि भारत के चारों ये जो दिशा है, चारों दिशा में जो है कि बिंदु क्या है, नोक क्या है, ये चीज समझते हैं। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है? उत्तरी बिंदु या उत्तरी नोक को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं इंदिरा पॉइंट। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। और इसको हम क्या जानते हैं? भारत के सबसे दक्षिण में एक तरफ केरल, दूसरी तरफ तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में सबसे दक्षिणी नोक वो क्या है? केप केमोरिन या कन्याकुमारी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? कन्याकुमारी कहिए, या केप केमोरिन अंतरी। केप केमोरिन अंतरी, ये दोनों नाम है भारत का दक्षिणी बिंदु या मुख्य भूमिका। अभी हम और इसमें बात करेंगे कि भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक कन्याकुमारी या केप केमोरिन अंतरीप है। अब जानते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ये है दोस्तों कि बीथू, अरुणाचल प्रदेश में है। कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बिथू है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, वो हम लिखेंगे। और भारत का सबसे पश्चिमी नोक या पश्चिमी बिंदु क्या है? वो है गौर माता। इसको कभी कभी गुहार माता भी कह देते हैं हम लोग, गुहार माता। अब ये हम समझते हैं
उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु या उत्तरतम बिंदु क्या है? 4 बिंदु है भारत का, तो उत्तरतम बिंदु क्या हो गया दोस्तों? इंदिरा, सॉरी इंदिरा कॉल है, मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, इंदिरा कॉल है दोस्तों, इंदिरा कॉल क्या है दोस्तों? इंदिरा कॉल कहां पे स्थित है? पहले ये हिस्सा जम्मू कश्मीर का हुआ करता था। हम जानते हैं कि वर्तमान सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा है। एक चीज और हमने जाना है कि पहले ये राज्य हुआ करता था, लेकिन अब ये संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है? तो इंदिरा कॉल कहां है? लद्दाख में। कहां है दोस्तों? लद्दाख में। अब और समझते हैं, ये उत्तरतम बिंदु हो गया, और ये इंदिरा कॉल की स्थिति क्या है आप समझ रहे हैं? ये जो हमने लिखा है 37 डिग्री 6 मिनट, जो पॉइंट है वो इंदिरा कॉल कहा गया। ये उत्तरतम हो गया। दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु क्या कौन सा हो गया आप ये जान रहे हैं? क्या हो गया? कोरोमंडल, सॉरी कन्याकुमारी, कन्याकुमारी या केप केमोरिन, केप केमोरिन अंतरिक्ष। आपसे पूछ दिया जाए अंतरिक्ष, आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है। लेकिन एक चीज आपको जानना है दोस्तों, वो ये जानना है, ये तो मुख्य भूमि का हो, तो यहां पे हम ब्रैकेट में लिखते हैं मुख्य भूमि। ये मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु या दक्षिणी नोक है, जो कि कन्याकुमारी या केप केमोरिन कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, वो आपको अगर पूछा जाए, पहले हम यहां लिख लेते हैं कि दक्षिणतम बिंदु क्या है। दक्षिणतम बिंदु क्या है अगर आपसे पूछा जाए? हम जानते हैं कि इस जगह जो है कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, और वो क्या है हम आप सब जान रहे हैं, इस तरह करके है। अगर आप देखेंगे तो सबसे अंतिम में यहाँ पे जो है कि इंदिरा पॉइंट है, और उसकी स्थिति क्या है वर्तमान में? 6 डिग्री और 4-5 मिनट। दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया? 6 डिग्री और 4-5 मिनट। इसको इस तरह पढ़ सकते हैं 6:45। तो दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो दक्षिणतम आपसे पूछा जाए कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है, तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी या केमोरिन। ठीक है? या पूछा जाए कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी हिस्सा, जहां तक हमारा जो है कि आधिपत्य है, और वो क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। और उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति क्या है दोस्तों? 6 डिग्री और 4-5 मिनट। ये मिनट को इस तरह लिखते हैं। क्लियर है? अब आपसे यह पूछा जाए कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो यहां क्लियर कर चुके हैं कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु आपको ये बताना है 6:45। या मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो ये बताना है 8:4। यहां पर क्लियर हो गया, और ये चीजें आपको ध्यान में रख लेना है। दक्षिणतम मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप केमोरिन। मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक या अक्षांश जो कहा जाए वो 8:4। अगर संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाए तो वो ये है 6:45। ठीक है? और दक्षिणतम बिंदु या नोक कहा जाए तो वो इंदिरा पॉइंट हो गया। इसके बारे में एक चीज और जानना है कि भारत जहां स्थित है
वो अक्षांश ऊपर है, लेकिन ये अक्षांश जो है सॉरी भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। ये भी रख लेना है कि इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा से कितना है दोस्तों दूर, भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है इंदिरा पॉइंट। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंदिरा पॉइंट और भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट हुआ, वहां से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर हुई। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। हाँ, अब हम किधर जा रहे हैं, पश्चिमी बिंदु पे। यह दक्षिणतम हो गया संपूर्ण भारत का, क्लियर। और यह मुख्य भूमि, यह संपूर्ण भारत का, यह संपूर्ण स्थिति है। अब आते हैं, यह पूर्वी है और यह पश्चिमी है। पूर्वी बिंदु क्या हो गया दोस्तों, पूर्वी बिंदु क्या हो गया, कीबीथु। क्या हो गया दोस्तों, पूर्वी बिंदु को हम क्या किस नाम से जानते हैं, कीबीथु के नाम से जानते हैं। और ये कीबीथु कहां पे है दोस्तों, कीबीथु कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश पे, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये हो गया। अब जानते हैं कि पश्चिमी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, भारत का पश्चिमी बिंदु। तो वो हमने देखा कि पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार माता, क्लियर है, गौर माता या गुहार माता। और वो कहां है दोस्तों, ये हिस्सा क्या है, वो गुजरात है, क्लियर है। ये चीज आपने इतना समझा है। अभी एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि भारत का नाम क्या क्या है, आर्यावर्त, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, और क्या नाम है दोस्तों, हाँ 4 हो गया। भारत का नाम आर्यावर्त, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। और भारत की चौहद्दी क्या है, भारत की आकृति अभी हमने बताया, भारत की आकृति चतुष्कोणीय हो गया। अवस्थिति क्या है, अक्षांश क्या है, 8,4 से 37,6 उत्तरी अक्षांश है। और देशांतर क्या है, जो है कि पूर्वी देशांतर में 68,7 से 97,25 पूर्वी देशांतर में है। और अब उसी पे जो ये नोक है उसी का नाम रखा गया है भारत का, ठीक है। जैसे हम लोग जमीन जायदाद लेते हैं तो उसका चौहद्दी लिखते हैं कि मेरे घर के पूरब में कौन है, मेरे घर के पश्चिम में कौन है। ये हम जमीन के खसरा खतौनी पे जब हम बात करते हैं तो वो लिखा जाता है चौहद्दी। तो उसी तरह भारत की भी चौहद्दी है, क्लियर है कि सबसे उत्तरतम बिंदु 37,6 है और उसका नाम है इंदिरा कॉल, और वो है लद्दाख में। भारत का दक्षिणतम बिंदु है 8,4 और उसका नाम है केप केमोरिन अंतरिक्ष या कन्याकुमारी, और वो तमिलनाडु में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु या पूर्वी नोक है 97,25, ठीक है, देशांतर, और उसका नाम है कीबीथु और वो है अरुणाचल प्रदेश में। भारत की पश्चिमी बिंदु है 68,7, उसका नाम है गौर माता या गुहार माता, क्लियर है। ये चीज समझ लेने के बाद अब हम समझेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर हम थोड़ी सी और इस पे हम बात कर लें, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं, अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारत की लंबाई और चौड़ाई क्या है। भारत की लंबाई और चौड़ाई क्या है। लंबाई, इसको लंबाई में एक होता है दोस्तों कि पूरब से पश्चिम लंबी कितनी है, और एक होता है उत्तर से दक्षिण लंबी कितनी है। तो लंबाई के नाम से ही हम जानते हैं, एक जान लेते हैं पूर्व से पश्चिम, ये लंबाई कितनी है। तो भारत की जो पूर्व से पश्चिम लंबाई है दोस्तों, इस तरह करके
2933 किलोमीटर ये हो गया पूरब से पश्चिम इनकी लंबाई है। ठीक है, अब एक लंबाई लेते हैं उत्तर से दक्षिण। क्या होता है दोस्तों? उत्तर से दक्षिण इनकी लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। क्लियर? ये इनका लंबाई चौड़ाई कहें जो भी कहें। तो पूर्व से हमने लंबाई नहीं लिखा है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना हो गया? 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गया 3214 किलोमीटर। क्लियर है? अब एक चीज और हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये इनका क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल अब मैथ के विद्यार्थियों को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई कर देने से क्षेत्रफल होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि हर जगह कटा छटा है, वो जो अमीन का काम करता है वो बात को भी समझ सकता है। तो भारत का क्षेत्रफल भी निकाला गया है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है वो आप देख रहे हैं, इनका क्षेत्रफल है, इनको हम लिखते हैं 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। ये तो हो गया भारत का क्षेत्रफल। एक तो विश्व का भी क्षेत्रफल है, पूरे वर्ल्ड का क्षेत्रफल है। तो वर्ल्ड के क्षेत्रफल का भारत कितना हिस्सा है? तो वर्ल्ड के क्षेत्रफल का भारत कितना हिस्सा है दोस्तों? 2.4%। विश्व के क्षेत्रफल का भारत कितना परसेंट है? 2.4%। और भारत का क्षेत्रफल क्या हो गया? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? ये क्लियर हो जाने के बाद अब हम और जानने का प्रयास करते हैं। एक चीज और जानते हैं कि हम जानते हैं कि भारत का जो ये दक्षिणी हिस्सा है वो समुद्र से सटा हुआ है। विश्व में एकमात्र देश भारत है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम है, और वो आप जान रहे हैं वो कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। हिंदुस्तान के नाम पर एक महासागर का नाम है। तो आपका एक जीके यहां भी बन गया, विश्व का एकमात्र देश। पहले हम ये जानते हैं पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कितने महासागर से ये घिरा हुआ है, या कितने सागर से घिरा हुआ है। कितने सागर से घिरा हुआ है दोस्तों? 3 सागर से, या महासागर जो भी बोल दीजिए, 3 महासागर से घिरा हुआ है। वो कौन कौन है आप ये देख सकते हैं। ये हिंद महासागर, कौन है? ये हिंद महासागर। और ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और ये है अरब सागर। अब देखिए यहां पे अगर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को याद रखने में परेशानी है, आप इस तरह, अगर मैं इस तरह खड़ा हूं तो मेरा दायां कौन सा होगा? इस तरफ होगा। लेकिन आप इस तरह खड़े हो जाइए, भारत के नक्शा की ओर देखिए, तो आपका दायां क्या हो जाएगा? इस तरफ। तो आपको जो ये नक्शा में देखना है, अगर हम बोलेंगे मेरे किस तरफ है तो मेरा दायां इस तरफ हो जाएगा, बायां इस तरफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत के, तो भारत ये है, भारत ये है, मतलब ये सामने देख रहा है, मेरे पीछे भारत है, तो समझ लीजिए भारत देख रहा है। तो भारत का बायां कौन सा होगा? इस तरफ होगा मेरे बायां। तो वही है, बौ से बायां और बौ से बंगाल। क्लियर है? बंगाल भी यहाँ है। एक ट्रिक ये भी है कि भारत के इस ओर बंगाल है, उससे क्लियर है कि बंगाल की खाड़ी इधर है। तो ये ट्रिक में आप भूलेंगे नहीं कि भारत के बाएं तरफ बंगाल की खाड़ी है और दाएं तरफ अरब सागर है। क्लियर हो गया कि भारत में कितना जो है कि सागर से घिरा हुआ है? 3 सागर से। कितना? 3 सागर। नाम तो है ही, हिंद,
महासागर, दूसरा क्या हो गया दोस्तों, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और तीसरा कौन हो गया दोस्तों, अरब सागर। और अभी हम थोड़ी देर पहले देखे थे कि बंगाल की खाड़ी में हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, और वो कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हम जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्लियर हमने किया था कि बंगाल की खाड़ी में जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हम आगे वीडियो में हम बात करेंगे पूरा डिटेल्स। और इधर क्या है, अरब सागर में लक्षद्वीप है, क्लियर है, लक्षद्वीप है। तो 3 सागर है। और एक क्वेश्चन तो याद हुई क्या कि विश्व का एकमात्र देश जिसके नाम पर एक महासागर का नामकरण किया गया है, और वो कौन सा देश है, भारत है, अपना इंडिया है, क्लियर। अब हम एक चीज समझते हैं, वो हम पिछले वीडियो में समझ चुके थे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितना है। जब हम इसमें पढ़े तो ये भी हम जान लें कि भारत में राज्य कितना है, केंद्र शासित प्रदेश कितना है। ये आप राज्य वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक जो है कि याद कर लीजिए। वर्तमान में भारत में कितना राज्य है दोस्तों, 28 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित 8 है, 7 पहले था, अभी 8 है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपने पूरा डिटेल पढ़ लिया, क्लियर है। अब हम और जानते हैं पड़ोसी देश कौन कौन सा है, भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है। ये हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे, पड़ोसी देश, चूंकि उस पर हम डिटेल बात करेंगे। अब एक चीज हम जानते हैं कि ये समुद्री तट से लगा हुआ कितना राज्य है अपना, समुद्री तट से, या फिर कहें तट से लगा राज्य। पहले इनका जो है कि हम आपको एक चीज दिखाते हैं कि कौन कौन सा राज्य हमारा जो है कि तट से लगा हुआ है। तट आप समझ रहे हैं, समुद्री तट की बात हो रही है, तट आप यहां से काउंट कर लीजिए, ठीक है ना। हालांकि यहां से भी आ जाता है, कच्छ की जो है कि खाड़ी आ जाता है, तो हम यहां से देखते हैं। ये तो अपना गुजरात हो गया, ठीक है, ये गुजरात हो गया यहां तक। उसके बाद यहां आता है महाराष्ट्र आ गया, उसके बाद क्या आ जाता है, महाराष्ट्र के बाद गोवा जो है कि गोवा आ गया, उसके बाद कर्नाटक आ गया, यहाँ पे केरल आ गया, इस तरह हम करते जा रहे हैं, ठीक है। ये तमिलनाडु हो गया, और ये यहां से इस तरह मानिए ये जो आंध्र प्रदेश हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, उड़ीसा हो गया, ये क्या हो गया अपना पश्चिम बंगाल हो गया, क्लियर है, यहां तक है। तो अब आप काउंट कीजिए कि कितने राज्य हमारे जो है कि तट से लगा हुआ है। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तट से लगा राज्य की संख्या कितनी हो गई, 9। ये हमने पूरा डिटेल से आपको समझा दिया। तट से लगे राज्य की संख्या कितना हो गया, 9 राज्य, क्लियर है दोस्तों। अब कौन कौन सा राज्य है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपने राज्य वाले टॉपिक में पूरी तरह देख लिया है। फिर भी हम बता दें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। चूंकि हम उस चैप्टर में ही बात किए थे, उस वीडियो में ही बात कर रहे थे कि आपको पूरी तरह भारत का नक्शा माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि 10% क्वेश्चन जो है हमारे इस रचना से या इस जो है कि तस्वीर से क्लियर हो जाता है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि तट से लगे हुए राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। अब नेक्स्ट वीडियो में और हम इस पे बात करने वाले हैं कि जैसे ये इतने जो है कि राज्य। अब एक चीज और जान ही लीजिए, ठीक है ना, वो हम उस पर और भी डिटेल से हम बात कर लेंगे कि पड़ोसी देश, पड़ोसी देश को छूने वाले राज्य। तो
तो राज्य में दो चीजें आपको जानना है, एक राज्य भी है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश है। तो टोटल अगर आपसे पूछा है तो कितना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है? 18। तट से लगा 9 और देश को छूने वाला राज्यों की संख्या कितनी है? 18। 18 को दो भागों में बांटा गया है, 16 उसमें राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। ये हम दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल से इनको पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह मुझे विश्वास है कि दोस्तों कि आपको पूरी तरह जो भारत का भौगोलिक परिचय है वो याद हो गया होगा। क्लियर है? एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि भारत की लंबाई कितना है। लंबाई पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2900 जो है कि 13 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। क्लियर है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको इस तरह आप याद रख लीजिए, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत से सटा हुआ जो कि सागर है या समुद्र है, उनकी संख्या कितना है? 3 है। कौन सा है? हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। क्लियर है? तट से लगे हुए राज्यों की संख्या कितनी है? तट समुद्र को छूने वाले राज्यों की संख्या 9 है, पड़ोसी देशों को छूने वाले राज्यों की संख्या 18 है, जिसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है? मुझे विश्वास है कि आपको पूरी तरह याद हो गया होगा और अगर फिर भी परेशानी रहती है तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और कोशिश कीजिए कि इनको नोट कर लें, क्योंकि नोट करने से आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा और अगर उनको समझने में परेशानी होती है तो 2-4 बार इनको देखिए। इसी के साथ दोस्तों आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।